नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित कोर्स बीए द्वितीय वर्ष के लिए भूगोल की प्रैक्टिकल फाइल बनाना सीखेंगे। इस फाइल का 5वां अध्याय है जलवायु मानचित्र एवं आरेख, जिसमें हम क्लाइमोग्राफ, हिद्रोग्राफ, पवना रेख, मौसम मानचित्र, वर्षा रेखा मानचित्र, सममान रेखा मानचित्र का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु मानचित्र एवं आरेख में लिखेंगे, मौसम मानचित्रों का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इन मानचित्रों की सहायता से किसी स्थान पर आगामी दिनों के मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है तथा समय से पूर्व आवश्यक सावधानी बरतकर विपरीत मौसम के फलस्वरूप होने वाली संभावित विपत्ति से बचा जा सकता है। भारत में एशियाटिक सोसाइटी व बंगाल के प्रयत्नों के फलस्वरूप मौसम विज्ञान संबंधी सेवा प्रारंभ हुई तथा 1864 में सरकार द्वारा शिमला में मौसम विज्ञान कार्यालय की स्थापना की गई। और आगे लिखेंगे, जलवायु के तत्व तथा मौसम विज्ञान के यंत्र। जलवायु के तत्वों के रूप में महत्वपूर्ण रूप से तापमान, आर्द्रता, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब, पवन, वर्षण, मेघ प्रकार वे अन्य वायुमंडलीय परिघटना जैसे फुहार, सहिमवृष्टि, ग्लेज, बर्फ, दानेदार हिम, ओला, तुषार, तड़ित, जंजा, मरीचिका, वायुमंडल, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वातक आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हीं तत्वों पर आधारित या गणना के लिए यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिसमें तापमानी, तापलेखी, आर्द्रतालेख, आर्द्रता मापी, वायुदाब मापनी, पवन वेग मापनी, वर्णालेखी आदि का उपयोग किया जाता है। भूगोल सहित अनेक विषयों में तथ्यों की पुष्टि हेतु सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। दिए गए आंकड़ों को आरेखी तथा आलेखी दोनों विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः कभी कभी आरेख व आलेख शब्दों का समान अर्थ में प्रयोग किया कर दिया जाता है। फिर लिखेंगे आरेखों के प्रकार, जिसमें किसी आरेख की रचना में अधिक से अधिक 3 मापों या विमाओं की लंबाई व ऊंचाई, चौड़ाई या मोटाई, आयतन की गणना की जाती है। इस प्रकार आरेख में 3 भेद होते हैं: एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख, त्रिविमीय आरेख। और लिखेंगे एक विमीय आरेख में लिखेंगे, जिन आरेखों की रचना में केवल एक माप या विस्तार की मापनी के अनुसार गणना की होती है तथा आरेख की अन्य विधियों का पदमाला के मूल्यों से कोई संबंध नहीं होता, एक विम आरेख कहलाते हैं। रेखा आरेख तथा पिरामिड आरेख, जिनमें स्तर की लंबाई पूर्व निश्चित रहती है, एक विम आरेख के उदाहरण हैं। फिर लिखेंगे द्विविम आरेख, जिसमें लिखेंगे जहां 2 मापों अर्थात लंबाई व चौड़ाई दोनों की गणना करके क्षेत्रफल के द्वारा दिए हुए मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में आरेखों में स्तंभों, वृत्तों व वर्तखंडों के क्षेत्रफल में के दिए हुए मूल्यों के अनुपात होते हैं। इसके अनुसार ब्लॉक आरेख, आयताकार आरेख, विभाजित आयत आरेख, चक्कर या वृत्ताकार वृत्तारेख, वलय आरेख आदि को सम्मिलित किया जाता है। त्रिविम आरेख में लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों विस्तारों का प्रयोग होता है। इसमें दिए हुए मूल्यों को घनों, ब्लॉकों अथवा गोलों आदि के आयतन के अनुपात में प्रदर्शित करते हैं। गोलीय आरेख, घनारेख, ब्लॉक पुंज आरेख, तारा आरेख आदि इसके अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, सममान रेखा मानचित्र क्या है? प्रमुख से इसकी विशेषताएं बताते हुए निम्नलिखित पर विस्तृत लेख लिखे। आइसोबार, आइसोथर्म्स, आइसोबाइट्स। समान रेखा मानचित्र। समान रेखा मानचित्र मात्रात्मक मानचित्रों की श्रेणी में आता है। समान रेखा मानचित्र की गणना समान रेखा विधि द्वारा होती है। सामान्य अर्थ में समान माप वाली रेखा को समान रेखा कहते हैं। मानचित्र पर किसी तत्व वस्तु के समान मूल्य घनत्व वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं सममान रेखाएं कहलाती है।
मानचित्र में किसी निश्चित तत्व के बराबर मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा सम्मान रेखा कहलाती है। रेखाओं को मानचित्र पर उसी प्रकार बनाते हैं जिस प्रकार समोच्च रेखाओं को बनाया जाता है। अतः सममान रेखा मानचित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम मानचित्र में किसी वस्तु की ज्ञात मात्राओं या मूल्यों को स्थानिक ऊंचाइयों की तरह यथास्थान लिखते हैं। समान रेखाओं के मानचित्र को उसी प्रकार बनाते हैं जैसे मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को। भूगोल में समान रेखाओं का प्रयोग सर्वप्रथम कंबोर ने 1817 में किया था, लेकिन भूगोल में सर्वव्यापी रूप में एक में किया गया था। प्रमुख समान रेखाएं जैसे समदाब, समलवण रेखा, समवर्षा, समोच्च रेखाएं, समताप रेखाएं आदि। समान रेखा मानचित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम यथास्थान लिखते हैं, तो उसके बाद इस मूल्यों को किसी उचित अंतराल पर अव्यवस्थित करके मानचित्र में समान रेखाएं खींच देते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, किसी भी स्थान को दूसरे स्थान से अलग करती है, किसी क्षेत्र स्थान को दूर करती है और प्रदर्शित भूगोल में सहायक और तथा सरकारी योजना में काफी सहायक है। सेकंड क्वेश्चन है, सममान मानचित्र बनाने में समदाब रेखा मानचित्र का निर्माण करें। राजस्थान का मानचित्र बनाएं। नोट सामने ड्राइंग पर चित्र बनाएं। तो यहाँ पर हेडिंग आइसोबार, इसमें लिखेंगे समदाब मानचित्र बनाने में समदाब रेखा मानचित्र का निर्माण किया गया है। इसमें पहली समदाब रेखा में यहाँ पर 4018 MB बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले आते हैं। दूसरी समदाब रेखा 3018 MB जालौर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जयपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, अलवर जिले आते हैं। और तीसरी समदाब रेखा में 3018 MB उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले आते हैं। चौथी समदाब रेखा में 108 MB झालावाड़ व 12 जिले शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पर MB का मतलब मिलीबार है। दोस्तों समदाब रेखा का राजस्थान में मानचित्र इस प्रकार से बनाएंगे। दोस्तों आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से बना सकते हैं, आपको दिखने में आसानी हो इसलिए मैं आपको इसको जूम कर देता हूं। दोस्तों यहाँ पर ये राजस्थान के नक्शे में ये समदाब रेखाएं खींची हुई है, जो 4018 MB ये गुजरती हुई 401 MB तक, इस प्रकार से आपको ये समदाब रेखाएं बनानी हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के मानचित्र पर किसी आई की समताप रेखाएं प्रदर्शित करते हुए एवं समान रेखा मानचित्र का निर्माण करें। तो सामने ड्राइंग शीट पर चित्र भी बनाना है। तो आइसोथर्म्स, जनवरी और मई माह की समताप रेखाएं आपस में काफी सिमता रखती है। जनवरी माह का औसत तापमान का परिसर उत्तरी भाग में 12 डिग्री से दक्षिण में 16 डिग्री के बीच है। जनवरी माह का औसत तापमान विभिन्न केंद्रों पर 14 डिग्री से 17 डिग्री के बीच रहा है। आबू पर्वत पर तापमान परिसर सबसे कम 8 डिग्री है। उत्तरी क्षेत्रों में तापमान प्रवणता अधिक है जबकि दक्षिण में कम है। झालावाड़, जोधपुर, बाड़मेर और उदयपुर के भाग में जनवरी का औसत तापमान लगभग 16 डिग्री से औसत मासिक तापक्रम बीकानेर में 15.4 डिग्री से, जैसलमेर में 15 डिग्री से, जोधपुर में 17 डिग्री होने के जनवरी में लगभग 14.6 डिग्री में से निम्नतम औसत तापमान 14.8 डिग्री रिकॉर्ड करता है। इसी समय उत्तरी क्षेत्रों में शीतलहर के कारण तापक्रम कभी कभी पाल हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। ये है राजस्थान में समताप रेखाएं जनवरी का मानचित्र। तो राजस्थान के नक्शे पर इस प्रकार से समताप रेखाएं बनाएंगे, जो 12 डिग्री से, ये 12 डिग्री, 14 डिग्री वाली, ये 16 डिग्री वाली, इस प्रकार से यहाँ बनाएंगे। दोस्तों आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा। ये यहाँ पर मापक भी है, 0, 30, 100, 200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मानचित्र पर किसी भी माह की वर्षा रेखा का प्रदर्शन करते हुए एक समान मानचित्र का निर्माण करें। तो यहाँ पर आइसोथर्म्स तापमान या वायु दाब इसके सटीक उदाहरण है। ऐसा माने
कि इस मानचित्र के उत्तर में एक बिंदु का मूल्य 66 तथा दूसरे बिंदु का 76 है, तो स्पष्ट है कि 76 मूल्य वाले बिंदु की स्थिति इसके मध्य होगी। अतः इन दोनों बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिलाइए तथा इसे 76 माइनस 66 बराबर 10 भागों में विभाजित कीजिए। यहाँ 76 मूल्य वाला बिंदु 66 मूल्य वाले बिंदु से 4 भाग तथा 76 मूल्य वाले बिंदु से 6 भाग दूर है। इस तरह 76 मूल्य वाले बिंदु की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। यह है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, वर्षा सेंटीमीटर में। मानचित्र को स्पष्ट दिखाने के लिए बड़ा करता हूं। यह है दोस्तों राजस्थान का मानचित्र जो कि औसत वार्षिक वर्षा को दर्शाता है। वीडियो को स्टॉप करके आराम से बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है, पवन आरेख क्या है एवं उनका उपयोग बताएं। पवन आरेख वह आरेख है जिसमें पवन की दिशा के साथ साथ उसके चलने की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। यह एक बहुभुज आरेख है जिसमें पवन की चलने की 8 दिशा प्रदर्शित की जाती है, जो कि 8 दिशाएं निम्नानुसार है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। और आगे लिखेंगे, पवन आरेख के मध्य एक छोटे वृत्त द्वारा पवन पवन विहीन व शांत दिनों को दर्शाया जाता है। पवन आरेख को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्चित समय में उक्त स्थान पर पवन ज्यादातर किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, जो कि पवन भवन निर्माण, वृक्षारोपण व फसलों प्रबंधन में पवन चक्की की दिशा दर्शाने में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है 6, साधारण पवनारेख एवं मिश्रित पवनारेख में अंतर बताते हुए उनकी विशेषताएं भी बताइए। मिश्रित पवनारेख में दिनों की संख्या के साथ साथ महीनों की संख्या भी बताई जाती है कि किस दिन कितने महीने पवन चली। साधारण में ज्ञात दिनों की संख्या बताई जाती है, मिश्रित पवनारेख में नहीं। स्वच्छ वातावरण को में बताने में साधारण पवनारेख सहायक है। साधारण पवनारेख को समझाने में आसानी है, मिश्रित पवनारेख को समझना कठिन है। साधारण पवनारेख साधारण पवनारेख बनाने के लिए पहले सुविधा अनुसार कोई अर्धव्यास लेकर एक छोटा वृत्त खींचिए तथा इसके भीतर 7 पवन वाले दिनों की संख्या को अंकों में लिखिए। इसके पश्चात वृत्त के केंद्र से दी हुई दिशाओं की ओर सरल रेखाएं खींचिए। अब किसी उचित मापने के अनुसार इन रेखाओं में वृत्त की परिधि से आगे की ओर मापते हुए संबंधित दिनों की संख्या के बराबर दूरियां काटिए तथा रेखाओं के सिरों को सरल रेखाओं के द्वारा मिलाइए। इस प्रकार बने अष्टभुज के प्रत्येक कोने पर उनकी दिशा लिखिए तथा आरेख के नीचे दिनों की मापनी बनाइए। 7वां क्वेश्चन है, वायु दिशा आंकड़ों के आधार पर एवं साधारण पवनारेख की रचना करें। तो यहाँ पर पवन की दिशा, यहाँ दिनों की संख्या, उत्तर उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण पूर्व, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर पश्चिम और शांत। इस प्रकार से दिनों की संख्या 40, 27, 25, 15, 16, 34, 35, 94 और 43 है। इसमें मासूम में लिखेंगे, साधारण पवनारेख बनाने के लिए पहले सुविधानुसार कोई अर्धव्यास लेकर एक छोटा वृत्त खींचिए तथा इसके भीतर 7 पवन वाले दिनों की संख्या अर्थात 43 को अंकों में लिखिए। इसके पश्चात वृत्त के केंद्र से दी हुई दिशा की ओर सरल रेखाएं खींचिए। अब किसी उचित मापने के अनुसार इन रेखाओं में वृत्त की परिधि से आगे की ओर मापते हुए संबंधित दिनों की संख्या के बराबर दूरियां काटिए तथा रेखाओं के सिरों को सरल रेखाओं के द्वारा मिलाइए। इस प्रकार बने अष्टभुज के प्रत्येक कोने पर उसकी दिशा लिखिए तथा आरेख के नीचे दिनों की मापनी बनाइए। इस आरेख के नीचे दिनों की मापनी बनाना है। इस आरेख के द्वारा यह दिखाया जाता है कि किस स्थान पर एक वर्ष में पवन कितने कितने दिन किस किस दिशा में चली थी और उस वर्ष में कितने दिन ऐसे थे जब पवन शांत थी। आरेख में पवन चलने के दिनों को संबंधित दिशाओं में मापने के अनुसार लंबी रेखाओं या कॉलम बनाकर प्रकट करते हैं तथा 7 पवन वाले दिनों की संख्या को केंद्र पर बनाए गए एक छोटे वृत्त के भीतर अंक लिखकर अंकित करते हैं। आरेख को तारों का रूप प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र से विभिन्न दिशाओं में विकसित होने वाली इन रेखाओं के बाहरी सिरों को सरल रेखाओं के द्वारा मिला दिया जाता है। यह है दोस्तों साधारण पवनारेख। इसमें यहाँ पर ये सभी दिशाएं दिखाई गई है और बीच में ये 43
जो दिन है वो, और यहाँ पर ये अलग अलग जिस दिन कितने दिन तक कौन सी दिशा से पवन चली थी, इस प्रकार से ये आरेख बनेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये आरेख बना लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यार्थी अपने विवेकानुसार उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पवन दिशा व पवन वेग आंकड़े लेते हुए एक मिश्रित पवनारेख की रचना करे। तो मिश्रित पवनारेख, तो इसमें लिखेंगे क्वेश्चन में अक्टूबर से दिसंबर माह में पवनों की गति की दिशा व दिनों के आंकड़े। दोस्तों आप अपने क्षेत्र के आंकड़े ले सकते हैं। यहाँ पर आंकड़ों को आपको इस प्रकार से टेबल में प्रदर्शित करना है। यहाँ पर 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर घंटा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा योग, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दर्शाना है। दोस्तों आप अगर ये टेबल बना लिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमोग्राफ किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग एवं विशेषताएं बताइए। तो इसमें लिखेंगे एक प्रकार का आरेख जिसमें किसी स्थान के दो जलवायुवीय तत्वों जैसे आर्द्र बल्ब और शुष्क बल्ब तापमान, ताप और वर्षण को किसी ग्राफ पर आमने सामने प्रदर्शित करते हैं। किसी स्थान के औसत मासिक आदि बल्ब तापमान एवं अपेक्षाकृत आर्द्रता के आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के सामने अंकित करके बताया गए आलेख को उस स्थान को क्लाइमोग्राफ कहते हैं। इस आरेख की आकृति एक ग्राफ पेपर पर बनाए गए चौखट में आलेख की स्थिति को देखकर उस स्थान की जलवायु संबंधी सामान्य दशाओं का महज बोध हो जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ग्रिफिथ टेलर नामक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ने मानव की शारीरिक क्रियाओं पर तापमान व अपेक्षित आर्द्रता का प्रभाव प्रकट करने के लिए पहली बार ऐसे आलेख बनाए थे तथा उसने इन्हें क्लाइमोग्राफ नाम दे दिया। क्लाइमोग्राफ का मूल उद्देश्य कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में यूरोप वासियों के निवास संभावनाओं तथा सीमाओं को इंगित करना था। अतः उसने इन क्लाइमोग्राफ के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी कोनों को क्रम से मल्टीग्राफिन शब्द लिखकर तथा रो, क्लीन एंड सोशियल शब्द लिख करके जलवायु की सामान्य दशाओं को प्रकट किया। इस प्रकार ग्राफ पेपर पर बनाए गए चौखट में क्लाइमोग्राफ की स्थिति देखने मात्र से ही किसी स्थान की जलवायु के लक्षणों का सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है, हिदर ग्राफ की उपयोगिता एवं उपयोग पर भौगोलिक निबंध लिखें। तो इसमें लिखेंगे हिदर ग्राफ की रचना भी ग्रिफिथ टेलर ने ही की थी। यह भी एक तरह से क्लाइमोग्राफ की तरह का ही जलवायु ग्राफ है जिसमें औसत मासिक तापमान व औसत मासिक वर्षा को दर्शाया जाता है। इसमें एक्स अक्ष पर औसत मासिक तापमान दर्शाते हैं। इस प्रकार टेलर का यह हिदर ग्राफ इरविन रेज, लेली फास्टर तथा हटिंगटन ने के क्लाइमोग्राफ जैसा है। टेलर ने ही हिदर ग्राफ की रचना मानवीय क्रियाकलापों जिसमें विशेषकर मानव आदिवासियों या बस्तियों के संदर्भ में जलवायु के अंतर का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए की थी। हिदर ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर पर क्षैतिज एक्स अक्ष व ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष खींचकर उन पर क्रम से औसत मासिक वर्षा व औसत मासिक तापमान की मापनियां लिख दीजिए और तथा क्लाइमोग्राफ की तरह ही औसत मासिक तापमान तथा औसत मासिक वर्षा के आधार पर जनवरी से दिसंबर तक सभी महीनों के 12 बिंदु लिख दीजिए। अंत में इन सभी बिंदुओं को क्रमानुसार मिलाकर हिदर ग्राफ बनाइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से एक क्लाइमोग्राफ की रचना कीजिए। ये दोस्तों जोधपुर के आंकड़े हैं जिसमें आर्द्र बल्ब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, अपेक्षित आर्द्रता प्रतिशत में, यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से महीनों के नाम और यहाँ पर इनका जो तापमान है वो दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर में लिखेंगे मगी उमसदर उष्ण आर्द्र या उमस वाली जलवायु, उच्च अपेक्षित जलवायु, आर्द्र बल्ब तापमान 15.5 डिग्री या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा अपेक्षित आर्द्रता 70% से अधिक, कीन न्यून अपेक्षित आर्द्र ठंडी व उष्ण जलवायु, आर्द्र बल्ब तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तथा अपेक्षित आर्द्रता 40% से कम। और रो इसमें लिखेंगे शीतलता यहाँ पर ठंडी व आर्द्र जलवायु, आर्द्र बल्ब तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तथा अपेक्षित आर्द्रता
70% से अधिक है। और लिखेंगे सिरचिंग, जिसमें झुलसा देने वाली या उष्ण शुष्क जलवायु, आर्द्र बल्ब तापमान 5.5 डिग्री, या यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तथा अपेक्षित आर्द्रता 40% से कम। रचना विधि, जिसमें लिखेंगे ग्राफ पेपर एक्स अक्ष क्षैतिज पर सापेक्षिक आर्द्रता तथा वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर पर आर्द्र बल्ब तापमान अंकित कीजिए। यहाँ तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक अंकित करना है तथा अपेक्षित आर्द्रता 0 से 100% तक अंकित कीजिए। अब 14 डिग्री सेल्सियस आर्द्र बल्ब तापमान तथा 27 डिग्री अपेक्षित आर्द्रता वाले बिंदु चिन्हित कीजिए तथा यहाँ जनवरी लिखिए और इसी तरह शेष 11 महीनों के आंकड़े दर्शाइए तथा अंत में इन्हें मिला दीजिए। इसमें चारों कोनों पर मृग उत्तर पूर्व, रो दक्षिण पूर्व, कीन दक्षिण पश्चिम तथा स्क्रोगिंग उत्तर पश्चिम शब्द लिखिए। यह है दोस्तों जोधपुर का क्लाइमोग्राफ, जिसमें यहाँ पर 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये मैप में 5, 10 इस प्रकार से लिखेंगे। सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत में क्लाइमोग्राफ, और यहाँ पर ये अलग अलग महीनों का ग्राफ उस हिसाब से हैं। आप इसे आसानी से बना लीजिए। वीडियो को स्टॉप करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्धारित आंकड़ों के साथ से एक हिदर ग्राफ की रचना कीजिए। तो यहाँ पर औसत मासिक तापमान डिग्री सेल्सियस में, औसत मासिक वर्षा सेंटीमीटर में। तो इस हिसाब से यहाँ पर दोस्तों ये हमें टेबल दे रखी है। इसमें हम लिखेंगे हिदर ग्राफ की रचना भी ग्रिफिथ टेलर ने ही की थी। यह भी एक तरह से क्लाइमोग्राफ की तरह का ही जलवायु ग्राफ है, जिसमें औसत मासिक तापमान व औसत मासिक वर्षा को दर्शाया जाता है। इसमें एक्स अक्ष पर औसत मासिक वर्षा तथा हंटिंगटन के क्लाइमोग्राफ जैसा ही वाई अक्ष पर औसत मासिक तापमान दर्शाते हैं। इस प्रकार टेलर का यह हिदर ग्राफ इरविन रेज, लेली फोस्टर व हंटिंगटन ने क्लाइमोग्राफ जैसा ही है। टेलर ने हिदर ग्राफ के रचना मानवीय क्रियाकलापों, जिसमें विशेषकर मानव आदिवासियों व बस्तियों के संदर्भ में जलवायु के अंतर का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए की थी। हिदर ग्राफ बनाने के लिए एक क्षैतिज एक्स अक्ष व ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष पर खींचकर उस पर क्रम से औसत मासिक वर्षा व औसत मासिक तापमान की मापनियां लिख देनी है तथा क्लाइमोग्राफ की तरह ही औसत मासिक तापमान तथा औसत मासिक वर्षा के आधार पर जनवरी से दिसंबर तक सभी महीनों के 12 बिंदु लिख लेना है। अतः इससे सभी बिंदुओं को क्रमानुसार मिलाकर हिदर ग्राफ बनाना है। ये है दोस्तों हिदर ग्राफ। तो यहाँ पर ये वर्षा सेंटीमीटर में और यहाँ पर ये 5 देखिए, ये यहाँ पर महीनों के पूरे नाम हैं। इस प्रकार से आपको हिदर ग्राफ की रचना करनी है। आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से हिदर ग्राफ की रचना कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लाइमोग्राफ क्या है तथा ये हिदर ग्राफ एवं क्लाइमोग्राफ से किस प्रकार भिन्न है, विस्तृत निबंध लिखे। तो इसमें क्लाइमोग्राफ में लिखेंगे एक प्रकार का आरेख है जिसमें किसी भी स्थान के दो जलवायु तत्वों जैसे आर्द्र बल्ब और शुष्क बल्ब ताप और वर्षण को किसी ग्राफ पर आमने सामने प्रदर्शित करता है। हिदर ग्राफ की रचना भी ग्रिफिथ टेलर ने ही की थी। और लिखेंगे कि यह भी एक तरह से क्लाइमोग्राफ की तरह का ही जलवायु ग्राफ है, जिसमें औसत मासिक तापमान व औसत मासिक वर्षा को दर्शाया जाता है। इसमें एक्स अक्ष पर औसत मासिक वर्षा तथा हंटिंगटन के क्लाइमोग्राफ जैसा ही वाई अक्ष पर औसत मासिक तापमान दर्शाते हैं। इस प्रकार टेलर का यह हिदर ग्राफ इरविन रेंज, लेली फोस्टर तथा हंटिंगटन के क्लाइमोग्राफ का जैसा ही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों के सहायता से एक क्लाइमेटोग्राफ की रचना करें। तो यहाँ पर यह हमें टेबल दे रखी है। तो इस हिसाब से हमें क्लाइमेटोग्राफ की रचना करनी है। तो आंसर में लिखेंगे ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष पर यानी क्षैतिज पर औसत वर्षा सेंटीमीटर तथा वाई अक्ष पर ऊर्ध्वाधर पर औसत मासिक तापमान डिग्री सेल्सियस अंकित कीजिए। तापमान 0 से 35 तक अंकित कीजिए। और लिखेंगे कि अब 18 औसत मासिक तापमान तथा 1 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले बिंदु चिन्हित कीजिए तथा यहाँ जनवरी लिखिए। इसी तरह शेष 11 महीनों के आंकड़े दर्शाइए तथा अंत में इन्हें मिला दीजिए। इसके चारों कोनों में मगी उत्तर पूर्वी, रो दक्षिण पूर्वी, कीन दक्षिण पश्चिमी तथा स्कोचिंग उत्तरी पश्चिमी शब्द लिखिए। ये है दोस्तों क्लाइटोग्राफ। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। वीडियो को स्टॉप करते हुए आप ग्राफ आसानी से बना सकते हैं।
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मौसम मानचित्र किसे कहते हैं, इसके अध्ययन विधि पर विस्तृत निबंध लिखें तथा इसकी उपयोगिता भी बताइए। इसमें लिखेंगे मौसम मानचित्र एक नक्शा है जो कि एक विशेष क्षेत्र के लिए मौसम की स्थिति को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि यहाँ वहाँ बादल है या वर्षण है या सूखा आकाश, खुला आकाश या मौसम से संबंधित जितने भी परिवर्तन होते हैं वे मानचित्र में भरकर लोगों को बताए जाते हैं। और लिखेंगे कि पृथ्वी तल के किसी भी भाग के मौसम संबंधी सूचनाओं को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को मौसम मानचित्र कहते हैं। मौसम मानचित्रों का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। पहले व्यापारी मौसमी दशाओं का अध्ययन करते थे। वर्तमान में मौसम मानचित्र किसी देश के विभिन्न केंद्रों पर प्रकाशित होते हैं। यह माना जाता है कि मौसमी दशाओं का अध्ययन करके समुद्री मात्रा यात्रा करते थे। विश्व में प्रथम मौसमी दशाओं का अध्ययन करके समुद्री यात्रा करते थे। और लिखेंगे कि विश्व में प्रथम मौसम मानचित्र का प्रकाशन सन 1688 में सर एकमंड हेले ने किया। उन्होंने इन मानचित्र में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य की व्यापारिक पवनों तथा मानसून पवनों की दिशाओं को प्रदर्शित किया था। मौसम का अध्ययन मानव जीवन पर विभिन्न रूपों में प्रभाव के संदर्भ में लंबे समय से ही किया जा रहा है। प्राचीन काल में मौसमी दशाओं का अध्ययन तथा पूर्वानुमान अनुभाविक विधि पर ही किया जाता है। खोज एवं यात्राओं के काल में वैश्विक मौसम तथा इसमें स्थानीय प्रतिरूपों के अध्ययन में किया जाता था। बाद में आधुनिक शास्त्रीय काल में मौसमी अध्ययन मौसम विज्ञान नामक पृथक शाखा में किया जाता है। मौसमी सूचनाओं का संग्रह एवं उपयोग भी बदलता रहा है। जहाँ प्राचीन काल में पारंपरिक विधियों का प्रयोग होता है वहीं वर्तमान में उपग्रह आधारित अध्ययन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य मौसमी दशाओं के बारे में पूर्वानुमान द्वारा भी वास्तविकता के पास पहुंच गया है। ये है दोस्तों मौसम के प्रतीक, जहाँ पर ये शुद्ध हवा, ये धुंध, इस प्रकार से दोस्तों अगर मैं पूरा बोल करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसे आराम से वीडियो को स्टॉप करते हुए पूरा बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। मौसम प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन वाइसा द्वारा 1935 में स्वीकृत है। ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपने बना लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का जनवरी माह का मौसम मानचित्र लेते हुए इसका विस्तृत मौसम का विस्तार से अध्ययन करें एवं सामने ड्राइंग शीट मानचित्र बनाएं। तो इसमें लिखेंगे किसी भी स्थान के मौसम को दर्शाने के लिए निम्नलिखित आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, बादलों की स्थिति, पवन की दिशा, सौरताप, वायुदाब, हिमपात, समुद्र की दशा इत्यादि। वायु की गति, इस समय भारत के उत्तर क्षेत्र में हवाएं मंद गति से प्रवाहित हो रही है, जिसकी गति 3 से 9 मील प्रति घंटा है, जबकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र हवाओं की गति 5 से 10 नॉट मील 1 घंटा है। वर्षा का वितरण मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक 25 मिलीमीटर तथा केरल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटवर्ती क्षेत्र में 10 से 15 मिलीमीटर वर्षा क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त भारत में भी क्षेत्रीय वर्षाहीन दर्शाए गए हैं। समुद्र की दशा, कोंकण तथा राजकुमारी तटीय क्षेत्र में अल्प तरंगित समुद्री दशाएं हैं। अंडमान निकोबार के मध्य तरंगित समुद्री दशाएं दर्शाई गई है। वायु की दिशा, इसमें लिखेंगे जनवरी में भारत में शीतकालीन स्थिति होने के कारण उत्तरी भाग में उच्च वायुदाब तथा दक्षिणी समुद्री तटीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब की स्थिति है। हवाएं उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। इस समय भारत में उत्तरी पूर्वी मानसूनी दशाएं प्रभावी रहती है। ये हवाएं स्थल से जल की ओर चल रही है। भारत के उत्तरी भाग में हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में चलती है, जबकि राजस्थान मध्य प्रदेश में हवाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में चल रही हैं। गंगा मैदान में उत्तर पूर्व से दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं की दिशा है। मेघाच्छादन में लिखेंगे इस समय भारत के 2 प्रमुख क्षेत्र है जहां अधिक या पूर्ण मेघाच्छादन की स्थिति है।
मध्यवर्ती गंगा के मैदानी भाग में मेघाच्छादन की स्थिति आंशिक है, जबकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय क्षेत्र में मेघाच्छादन की स्थिति आंशिक है। इसके विपरीत अंडमान निकोबार में पूर्ण मेघाच्छादन की स्थिति दर्शाई गई है। धुंध कोहरा की स्थिति जनवरी मौसम मानचित्र में पूर्वोत्तर में छिछले कोहरे की स्थिति, मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में धूप की स्थिति दर्शाई गई है। वायु दाब में लिखेंगे, शीतकालीन ऋतु होने के कारण जनवरी में भारत के उत्तरी स्थलीय क्षेत्र में उच्च दाब तथा समुद्री क्षेत्र में भिन्न वायु दाब पाया जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब आदि में वायु दाब 1022 मिलीमीटर से अधिक रहता है। संपूर्ण गंगा मैदान, पूर्वोत्तर भारत, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, उड़ीसा आदि में 1020 से 1022 मिलीबार वायु दाब है। यह उच्च वायुदाब के क्षेत्र है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तेज विकसित हुआ है। इसकी स्थिति पाकिस्तान से राजस्थान तक है। सामान्य से अधिक तापक्रम तथा सामान्य से न्यूनतम तापक्रम का विस्थापन, सामान्य से अधिकतम तापमान का विस्थापन संपूर्ण उत्तरी भारत से, जहां सामान्य से 4 डिग्री अधिकतम है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का जुलाई माह का मानचित्र लेते हुए उसका विस्तृत अध्ययन करें एवं मौसम मानचित्र ड्राइंग शीट पर बनाने एवं भौगोलिक मानचित्र की विशेषताओं विस्तृत निबंध लिखें। इसमें लिखेंगे, उत्तरी भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर के मध्य मानी गई है। यह अवधि दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। इस संपूर्ण अवधि में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव रहता है। जून सबसे गर्म महीना होता है। जुलाई अगस्त में तापमान में गिरावट आती है। पश्चिमी घाट के सहारे केरल, महाराष्ट्र, गुजरात तथा कुछ भाग मध्य प्रदेश में अरब सागर की मानसून शाखा प्रवेश करती है। इस शाखा से सर्वप्रथम त्रिवेंद्रम में वर्षा होती है, तत्पश्चात यह उत्तर में अग्रसर होती है तथा 10 दिन बाद ही मुंबई पहुंच जाती है। ग्रीष्म काल में अति उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी विषुवत से खिसक कर भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय के लगभग समानांतर आ जाता है। यह अभिसरण क्षेत्र एक न्यून दाब की पेटी है जो मध्य जुलाई तक लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित रहती है। यह पेटी सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के साथ ही करक व्रत एवं मकर व्रत के मध्य अपनी अवस्थिति बदलती रहती है। निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर सभी दिशाएं से पवनें आकर्षित होती है, जो उत्तरी गोलार्ध के साथ ही दक्षिणी गोलार्ध की पवनें, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भी इस ओर आती है। ये पवनें लंबी दूरी तक सागर के ऊपर से आने के कारण आर्द्रता युक्त होती है। सामान्यतः इन्हीं पवनों को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ग्रीष्म काल में के प्रारंभ में तापमान बढ़ने के साथ ही स्थानीय पवनें चलने लगती है, जिन्हें लू कहते हैं। ये 108 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक के वेग से चलती है। ऐसे ही तूफान को बंगाल में काल वैसाखी या नार्वेस्टर्स कहते हैं। इसमें तटीय भागों को में काफ़ी नुकसान होता है। ग्रीष्म काल में तापमान ऊंचा रहता है। तटीय भागों एवं आंतरिक भागों में तापमान में काफ़ी अंतर मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का लंबवत होना, समुद्र से अधिक दूरी तथा प्रति चक्रवातीय दशाओं के कारण उत्तरी भारत में तापमान ऊंचा रहता है। फिर दोस्तों यहाँ पर यह भारत के नक्शे में हम दर्शाएंगे समदाब रेखाएं और पौने जुलाई की समदाब रेखाएं मिलीबार में, और यहाँ पर यह तीर का निशान जो पौनों को दर्शाता है, कहाँ से किस तरफ चलती है। दोस्तों ये आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से बना सकते हैं। ये देख के दोस्तों, निम्न वायुदाब यहाँ पर ये पाकिस्तान इस तरफ से, ये दिल्ली यहाँ पर दर्शाया गया है। ये लक्षद्वीप वायुदाब यहाँ पर, यह उच्च दाब अंडमान निकोबार द्वीप को दर्शाया गया है। म्यांमार, बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी, इस प्रकार से दोस्तों भारत के मानचित्र पर समदाब रेखाएं और पवने को दर्शाएंगे।